गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, डिवीजन जो सीरीज हमारी चल रही है उसका पांचवा पार्ट आज मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। और ये जो पांचवा पार्ट है कई मायनों में इतना महत्वपूर्ण है कि कैलकुलेशन को लेके आपकी जो सोच है, आपका जो तरीका है, वे ऑफ कैलकुलेशन है, उसको चेंज करने जा रहा है। पहले मैं मोटे तौर पर क्लियर कर दूं कि आज मैं क्या सिखाने वाला हूँ। जो चार पांच चीजें हैं आप लोगों की, पहला पॉइंट तो यह है कि सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि 30 तक के टेबल के अगर हमें याद कर लेते हैं हम, तो उसके बेसिक इंस्टिंक्ट डेवलप कैसे किए जाए। ठीक है, 30 तक के टेबल्स के डिविजन्स की प्रैक्टिस कैसे की जाए। दूसरा बेसिक इंस्टिंक्ट हम देखेंगे, सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, वो हमारी कैलकुलेशन में कैसे सुधार कर सकता है। क्लियर। तीसरा हम देखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर में सम संख्याएं हो और इक्वल आईएमआई का केस आ रहा हो, तो इक्वल आईएमआई के केस को हम कैसे हैंडल करें। और चौथा केस हम देखेंगे, अगर डिनोमिनेटर का यूनिट डिजिट 5 हो, तो उस केस को हम कैसे हैंडल करें। पॉइंट क्लियर। तो आज मैं कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट समझाने जा रहा हूं आपको, और वो जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो डिवीजन के। ठीक है, डिवीजन के मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि मैथ्स में एक्चुअली चार प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक मल्टीप्लीकेशन होता है और एक सब्ट्रैक्शन होता है। तो इन चारों के अपने अपने बेसिक इंस्टिंक्ट है। बेसिक इंस्टिंक्ट अगर आप डेवलप हो जाते हैं तो आप कैलकुलेशन में कभी भी फंस नहीं सकते। तो आज मैं बेसिक इंस्टिंक्ट आपको समझाऊंगा केवल और केवल डिवीजन के, कुछ मल्टीप्लिकेशन के भी समझाऊंगा। इज इट क्लियर। उन बेसिक इंस्टिंक्ट से फायदा क्या होगा, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ देने जा रहा हूँ, और इसे आप प्लीज बहुत गौर से देखें, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन की सबसे बड़ी हर्डल है डिवीजन की। क्या हर्डल है, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको मुझे डिवाइड करना है 127 से। तो अब मान लीजिए मुझे ये नहीं मालूम कि ये परफेक्ट डिवीजन का केस है कि इम्परफेक्ट डिवीजन का केस है। हम ये जानते ही नहीं है। जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, अगर वो चारों के चारों विदाउट डेसिमल्स हैं, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट डिवीजन का केस है। चारों के चारों डेसिमल्स में है, इसका मतलब इम्परफेक्ट डिवीजन का केस है। बट दो विदाउट डेसिमल और दो डेसिमल्स में, अब हम फंस गए। या फिर चलो ऑप्शन है ही नहीं आपके पास में, ऑप्शंस आर नॉट गिवन, तो अब डिवीजन के प्रोसेस को कैसे हैंडल करें। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इससे इंपॉर्टेंट डिवीजन में कुछ नहीं है। तो एक बार हम देख लें कि इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कैसे तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर। मैं यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस समझाने जा रहा हूँ, और ये नहीं है कि नेक्स्ट पार्ट में ही इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। इसका सॉल्यूशन आज के पार्ट से शुरू हो जाएगा। आज जो मैं बेसिक इंस्टिंक्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, उनकी मदद से इसको हम सोल्व करेंगे। आईएमआई टेक्निक हम समझ चुके हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट आज मुझे आपको समझाने हैं। इन दोनों की मदद से हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस डिवीजन के प्रोसेस को विदाउट साइन ऑफ डिवीजन एंड लेंथी प्रोसेस से गुजरे हुए डेसिमल के बाद में, अगर मान लीजिए परफेक्ट डिवीजन का केस नहीं है और डेसिमल्स में आपके आंसर आ रहे हैं, तो डेसिमल में जनरली तो क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डेसिमल के बाद में दो ही डिजिट तक आपसे पूछा जाता है कि दशमलव के बाद दो अंकों तक इसको कैलकुलेट करें। आपने देखा होगा इसे। लेकिन जो मैं टेक्निक आपको समझाऊंगा, उससे डेसिमल के बाद में 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20 कितने भी अंकों तक पूरी एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे विदाउट साइन ऑफ डिवीजन। जब मैं इसे समझा दूंगा तो शुरू में आपको कुछ रफ वर्क यहाँ करना पड़ेगा, लेकिन जैसा मैंने आपको गाइड किया कि बेसिक इंस्टिंक्ट मजबूत कर लें, आईएमआई मजबूत कर लें, अगर उस पर आपने काम कर लिया तो विदाउट साइन ऑफ डिवीजन इसको सोल्व करके आप संसार को, दुनिया को अचंभित कर सकते हैं, अपने मित्रों को अचंभित कर सकते हैं। उन्हें बोलिए कि भी ये देखिए मैं भाग कैसे देता हूँ। 127 की टेबल की भी जरूरत नहीं है कि भी 127 का पहाड़ा बोले, आप सिर्फ 30 तक की टेबल्स याद कर लीजिए। अगर 30 तक की टेबल्स याद नहीं है, आपको 20 तक की टेबल्स याद हैं, तो थोड़े से आप लिमिटेशंस में चले जाएंगे। आप 200 तक की संख्या कोई नीचे है तो उसका भाग तो फिर भी आसानी से दे लेंगे अगर 20 तक की टेबल्स आपको याद है।
और मैं मान के चलता हूँ कि 10 तक की टेबल्स तो एटलीस्ट आप सबको आती होंगी, अदरवाइज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी ही नहीं है अगर आपको 10 तक की टेबल्स भी नहीं आती तो। इवन आप स्कूल कॉलेज के भी विद्यार्थी नहीं है, अगर स्कूल कॉलेज के भी विद्यार्थी होते तो 10 तक की टेबल तो आती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी हैं तो 20 तक की टेबल तो हर हाल में आती ही होगी, छठी सातवीं आठवीं क्लास के बच्चों को रटी हुई होती है। तो ये सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट है जो आपके मजबूत होने चाहिए। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो मैं थोड़ा सा एक बार कंसंट्रेशन कर लूँ। दिस इज आंसर ऑफ दिस डिवीजन। मैंने अभ्यास के बाद ये एक स्ट्रेंथ पाई है कि मैं इसको विदाउट डेसिमल, विदाउट डिवीजन का साइन बनाए इसको डिवाइड कर पाऊँ। ऐसा नहीं है कि मैं जब छठी क्लास आपकी ले लूंगा, पार्ट 6 ले लूंगा, तो पार्ट 6 लेते ही आप भी ऐसे ही विदाउट साइन ऑफ डिवीजन इसको डिवाइड कर, ये यहीं तक आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर आप आगे तक भी अनंत अंकों तक निकाल सकते हैं विदाउट साइन ऑफ डिवीजन। तो ऐसा नहीं है कि छठा पार्ट लेते ही आप परफेक्ट हो जाएंगे, बट हाँ छठा पार्ट लेते ही डिवीजन के साइन छूट जाएंगे, थोड़े से रफ वर्क के साथ आप इसको सोल्व करने लगेंगे। जैसे जैसे बेसिक इंस्टिंक्ट पर काम करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, मेरे कहे अनुसार चलेंगे, ये सारी बीच वाली प्रोसेस छूट जाएगी। जितना रफ वर्क यहाँ आपको दिखाई दे रहा है उस रफ वर्क में आप इन सवालों को सोल्व करने लगेंगे। यहाँ मैं एक बात आपको समझा दूं कि ये डिविजन्स जो है प्रैक्टिकल काइंड ऑफ डिविजन्स हैं, इनप्रैक्टिकल नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी संख्या ऊपर लिख लें, कुछ भी विकराल सी बड़ी सी भयानक सी संख्या नीचे लिख लें, फिर कहे कि जी इसको डिवाइड करके दिखाओ। नो, देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रैक्टिकल लेवल के डिविजन्स होते हैं उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है ये छठे पार्ट में समझाऊंगा। पॉइंट क्लियर? तो अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आगे के डिवीजन के जो एग्जांपल्स है आज की क्लास के बाद में, अब तक आईएमआई प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोल रहा था कि कैलकुलेटर से तैयार कीजिए एग्जांपल्स, और जैसे भी एग्जांपल तैयार होते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने आपके हर प्रकार के एग्जांपल्स का समाधान भी दिया जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी। अब आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जो आपको प्रैक्टिस किया करो कैलकुलेशंस वगैरह की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसी बहुत सी सिचुएशन मिला करेंगी, उन्हें एक जगह क्लब किया करो, देखा करो कि मैं किस प्रकार के डिविजन्स को कैसे हैंडल करूं। हालांकि डिवीजन में अभी तक हम ये समझ लें कि 50% पर ही पहुंचे हैं, आज की क्लास में कुछ और परसेंटेज गेन कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम फिर कुछ और चीजें सीख लेंगे, ठीक है ना। फिर कुछ विविध प्रकार के मिसलेनियस डिविजन्स आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। फिर कुछ डिविजन्स ऐसे भी सिखाऊंगा जो वैदिक मैथ्स इत्यादि में होते हैं। तो बहुत सारे डिवीजन के अप्रोक्स डिवीजन भी आपको सिखाऊंगा कि अप्रोक्सीमेट डिवीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बैंकिंग एग्जाम में 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के फिक्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें आज सीखनी, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और जो 4 पॉइंट मैंने शुरू में बताए थे वो आज सीखेंगे। उनमें से पहले 2 पॉइंट इस डिवीजन को सोल्व करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर एक्सरसाइज शुरू कर दीजिएगा। डिवीजन का पार्ट 6 जो है मैं कोशिश करूंगा कि सैटरडे या संडे तक रिलीज कर दिया जाए, तो उससे पहले पहले आप जबरदस्त प्रैक्टिस करें। गेप 3-4 दिन का इसलिए दिया जाता है ताकि इस दौरान आप लोग प्रैक्टिस कर लें। क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक, चलिए आज की अब मैं सबसे पहला पॉइंट शुरू करने जा रहा हूं कि 30 तक की टेबल्स का आपको अभ्यास कैसे करना है। हम जनरली क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट होने के नाते जब हमें बोला जाता है कि टेबल्स आपके मजबूत होने चाहिए, तो हम क्या करते हैं, रट्टा लगाने बैठ जाते हैं। 12 की टेबल है आप सब लोग सुना देंगे, रटी हुई है आपने। 15 की टेबल है आप रटी हुई सुना देंगे, 17 की टेबल है रटी हुई सुना देंगे, बट उसका प्रैक्टिकल यूज एग्जाम में नहीं कर पाते। जब हमें 17 या 18 19 से भाग देना होता है तो उसे डिवीजन का साइन बना करके पूरे प्रोसेस से हम गुजर रहे होते हैं। तो अब आप समझें कि बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ डिवीजन होते क्या है। पॉइंट क्लियर है? आपको डिवीजन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, जो भी टेबल आप याद कर लें उस टेबल की प्रैक्टिस कैसे करनी है ताकि आप बहुत अच्छे लेवल पे कैलकुलेशन कर सकें। अपनी तरफ से कोई भी नंबर आप पेपर पे लिख लेंगे, कितना भी बड़ा लिख लेंगे। ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये शॉर्ट ट्रिक या टेक्निक नहीं है, ध्यान रखना। ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, मतलब आपकी जो डिविजन्स के बेसिक इंस्टिंक्ट है, पहाड़े हैं, वो कैसे मजबूत हो
उसके लिए एक एक्सरसाइज आपको समझा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये एक्सरसाइज है। इज इट क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ कि 15 की टेबल तो आप लोगों को आती है। तो आज से जब आप 15 का भाग देंगे, ये अपनी तरफ से ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स आपको बनाने हैं, सैकड़ों एग्जांपल बनाने हैं, और दिन रात अभ्यास करते रहना है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी मैंने एग्जांपल दिखाया था ना, कि उसको विदाउट साइन ऑफ डिवीजन हम कैसे सोल्व करें, तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस आप लोग करेंगे जो मैं समझा रहा हूँ। जो भी टेबल आपने याद कर लिया है, उस टेबल को यहाँ नीचे लिखेंगे, कुछ संख्याएं अपनी तरफ से ऊपर लिखेंगे। मैंने 6 ही अंक लिखवाए हैं। ऑफलाइन क्लासेस में एटलीस्ट 10 या 12 अंक लिखवाए जाते हैं, देन उसकी प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है, और हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस बच्चे करते हैं। तो आप लोग भी हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स घर पे बैठ के ही करें। क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक। तो अब क्या करना है आपको? देखो इसमें क्या करेंगे, मुझे 15 का भाग देना है इसमें, तो मैं क्या करूंगा, ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, बेसिक इंस्टिंक्ट है। मैं 15 का भाग पहले 39 में दूंगा, मुझे डिवीजन का साइन लगाना ही नहीं है, मुझे यही प्रैक्टिस करनी है। आप मुझे बताएं कि 15 का भाग 39 में कहां तक जाएगा? 15 दूनी 30, ठीक है, तो 30 तक जाएगा। पॉइंट क्लियर है? और 2 पर जाएगा, वो 2 तो मेरा पार्ट ऑफ आंसर हुआ, और 30 तक भाग गया। तो मुझे ये बताइए कि मैंने 39 को कंसिडर करते हुए भाग दिया था, तो इस 39 में जब भाग दिया मैंने और वो 30 तक गया, तो रिमाइंडर रहा क्या? 39 में से 30 गया 9, या 30 से 39 कितना दूर है? 9 यूनिट दूर है। तो अब ये जो 39 है, इसका रोल खत्म, और वो 9 हम यहां लिख लेंगे। ठीक है, जब आप शुरुआत में प्रैक्टिस करेंगे तो यहां लिख के ही प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? और जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, आप खुद छोड़ने लगेंगे, आप 9 लिखेंगे नहीं, आपको 9 इरिटेट करेगा यहाँ पे लिखा हुआ। आप डायरेक्ट ही डिवाइड कर देंगे, ये कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ लिखने का काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि भी कौन सा स्टेप क्या है, तो एक एक चीज को मैं लिखते हुए करूंगा। ठीक है, तो 9 यहाँ लिखा आपने। अब 9 जब यहाँ लिखा, तो 9 के बाद वाला अंक मैं ले लूंगा। डिवीजन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस 6 को नीचे उतार लेते हैं कि नहीं, तो वो 9 के साथ आके लग जाता है। तो बस उसी प्रोसेस को मैं थोड़ा सिस्टमेटिक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 9 के साथ 6, तो 96 बन गया कि नहीं? क्लियर? तो अब मुझे 15 का भाग देना है 96 में। क्या बात आ रही है समझ में? तो 96 में जब मैं 15 का भाग दूंगा, तो क्लिक क्या करेगा, 15 6 90, 6 पे भाग जाता है सब। क्लियर? अब 96 में भाग गया 90 तक, तो 96 90 से 6 यूनिट दूर है, 6 का डिफरेंस है। अब ये दोनों मेरे काम के नहीं है, उस 6 को यहाँ लिख दिया। वो बात अलग है, ध्यान दें, हमारी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें इसे लिखना नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? समझा रहा हूँ, शुरुआती लेवल पे आप कर सकते हैं। अब मुझे भाग क्या देना है, 6 के बाद 4 आया, 64 में भाग देना है। 15 चौक 60, जब 60 तक भाग गया, 64 में से 60 गया, बच गया 4। ये मेरे काम का नहीं है, अब मैं 4 यहाँ ले लूंगा। क्या सबको बात आ रही है समझ में? अगले स्टेप पे आ जाएंगे। 42 में 15 का भाग देंगे, 15 दूनी 30। ये बच क्या गया, जब 30 तक भाग गया, तो 42 से 30 गया, तो बच गया 12। ये बताएं, यहां तक बात समझ आई? पॉइंट क्लियर है? अब मैं भाग दूंगा 127 में। 127 में 15 का भाग कहां तक जा रहा है? 127 में 15 का भाग जा रहा है 8। पॉइंट क्लियर? 15 8 120। अब मुझे बताया कि भाग का पूरा प्रोसेस अपना सोल्व हो गया, अब रिमाइंडर बचा क्या? रिमाइंडर बच गया 7। यार 120 तक भाग गया, 7 रिमाइंडर रह गया। देखो 127 बन गया था ना, 127, 15 8 120 7। तो 7 रिमाइंडर रहा, और 15 का चूंकि मैं भाग दे रहा था, मेरा आंसर आ गया 26,428 सही। 26,428 सही, 7/15। ये बताओ, इतना पॉइंट सबको समझ आया? तो बेसिक इंस्टिंक्ट हमें अगर मजबूत करने हैं डिविजन्स के, तो ये प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा कर सकते हैं करेंगे, अगला पार्ट 6 आने के पहले। इज इट क्लियर? जिसमें अभी मैंने जो एग्जांपल आपको समझाया था, अगर उस पर आप मास्टरी करना चाहते हैं, उसको आप चाहते हैं कि विदाउट साइन ऑफ डिवीजन हम सोल्व करते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं एक और एग्जांपल से ये बात फिर से स्पष्ट कर देता हूँ। आप, मैंने तो यहाँ ऊपर 6 ही डिजिट की संख्या लिखी है, आप चाहें तो 10 12 15 कितने भी डिजिट की संख्या लिखें, और जो टेबल आपने याद की है,
आप जो 30 तक की टेबल्स याद करेंगे तो आप जैसे आप टारगेट बना के चलते होंगे कि आज मैं 15 की टेबल तक याद कर लूंगा। अब 15 तक की टेबल याद करने का मतलब वो फिर ऐसे प्रैक्टिस करना। अगर ऐसे 15 की टेबल कंफर्टेबल है, इस प्रैक्टिस से 15 की टेबल कंफर्टेबल है, तो ही समझना कि 15 की टेबल आपको याद है, अन्यथा 15 की टेबल आपको याद नहीं है। क्या पॉइंट क्लियर है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 18 और कुछ भी संख्या ले लेता हूँ मैं, 7, 9, 8, 4, 3, 9। और अभी मैं 6 डिजिट इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि अपना टाइम बचे। मैं आप तो चाहे तो 6 की जगह 10, 12 कितने भी डिजिट। तो 18 का जब मैं भाग दूंगा, 18 चौक 72, 7 बचा, है ना। 72 से 79 कितना दूर है? 7 दूर है। तो आप नोटिस करें कि जो आपके सब्सट्रैक्शन के बेसिक इंस्टिंक्ट है वो यहाँ डेवलप हो रहे हैं। आप जाने अनजाने कई चीजें इन प्रैक्टिस से, ये सब कुछ है, ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट की प्रैक्टिस है, ये कैलकुलेशन की दुनिया में आपको चैंपियन बना देगी, आपको उस लेवल पे ले जाएगी जिसकी आपने स्वयं ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पॉइंट क्लियर है? तो 79 और मैंने देखा 18 चौक 72, तो 7 यूनिट दूर था। वो 7 इन फ्यूचर अच्छी प्रैक्टिस के बाद अगले 2-3 दिन बाद जब पार्ट 2 रिलीज होगा सैटरडे या संडे को, तो आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि मैं यहाँ 7 लिख नहीं रहा हूँ, बिना लिखे मेरा काम चल रहा है ये। लेकिन फिलहाल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर मैं 7 लिखूंगा, आप इसको इमेजिन भी तो कर सकते हैं ना। 7 को 7 और 8 78 बन गया, तो फिर 18 का भाग दें तो कहाँ तक जाएगा साहब? 18 चौक 72 तक जाएगा। पॉइंट क्लियर? देन बचा 6, यहाँ लिख लिया 18 तिया 54। समझ रहे हो ना? 6 और 4 64 बन गया, तो 18 का भाग 18 तिया 54 तक गया। देन रिमाइंडर आया 10। अब 10 के आगे 3 लगेगा तो 103 बन जाएगा। पहाड़ा अब क्लिक होना चाहिए कि 18 छिक 108। अगर होता क्या है कि 103 से पहले 18 का भाग किस में जाएगा? कईयों की पहाड़े तो रटे हुए होते हैं, बट प्रैक्टिस इतनी कमजोर होती है कि 18 पंजे तक आने के लिए 18 एकम से शुरू करते हैं। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। तब जाके पता चलता है कि 18 पंजे 90 होता है। तो इस प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग है कि नहीं, डायरेक्ट 18 पंजे क्लिक होता है कि नहीं, इसके लिए अभ्यास है। और साथ ही साथ सब्सट्रैक्शंस की बेसिक इंस्टिंक्ट के लिए अभ्यास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी टेक्निक्स ट्रिक्स कैलकुलेशन की अलग और बेसिक इंस्टिंक्ट अलग। ये बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखना। बेसिक इंस्टिंक्ट जितना ज्यादा, जब भी आपको खाली टाइम मिले आप फालतू फालतू के काम मत किया करो। और डिविजन्स और सब्सट्रैक्शंस जो बेसिक इंस्टिंक्ट में बता रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन के जो भी बताऊंगा, उनकी प्रैक्टिस करने बैठ जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो 103 हम जानते हैं 5 तक भाग जाएगा, 18 पंजे 90। और 103 90 से कितना दूर है? ये सब्सट्रैक्शन के इंस्टिंक्ट डेवलप हो रहे हैं हमारे अंदर, तो 13 दूर है। ये बताएं, क्या ये बात आई समझ में? अब पहाड़ा 18 सत्ते 126। क्या पॉइंट क्लियर? क्योंकि 139 बन गया, 139 में हमें भाग देना है, 13 और 9 139, तो 18 सत्ते 126। 126 तक भाग गया, 139 से सब्सट्रैक्शन का इंस्टिंक्ट हमारे दिमाग में आया कि सब 13 बचा, तो वो जो 13 है वो यहाँ लिख देंगे। देन 18। अगर ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लेना है, आप चाहते कि नहीं डेसिमल्स की फॉर्म में मुझे मेरा आंसर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इस प्रोसेस के बाद आप डेसिमल अप्लाई कर देंगे। देन यहाँ लगा देंगे 0। और 0 लगा करके डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स तक आपको प्रैक्टिस करनी है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या सबको बात आ रही है समझ में? तो अब जैसे ये आ गया था, एक 13 रिमाइंडर रहा, 18 सत्ते 126, 139 गया, 13 रिमाइंडर। फिर 130 बना तो फिर हम 18 सत्ते 126, फिर 126 130 4 रिमाइंडर रहेगा, 18 दूनी 36। ऐसे ही हम आगे आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्या सबको ये बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ डिवीजन समझ आ रहा है? क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये तो एक पार्ट था कि पहाड़ों की प्रैक्टिस आज के बाद आपको ऐसे करनी है। ये नहीं कि आप बैठे बैठे रट रहे हैं 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, वो काम नहीं करना है। आपको ऐसे करना है। आप जितना इस बेसिक इंस्टिंक्ट पर काम करेंगे, मैजिक होंगे आप, एक तरह से कैलकुलेशन के मैजिशियन बनेंगे आप। इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि लोग आश्चर्यचकित रहेंगे आपकी कैलकुलेशन देख कर। क्या बात क्लियर है? ठीक। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन की आप प्रैक्टिस जो है, एक थोड़ा सा अब आज के बाद आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? मैं कुछ भी अपनी तरफ से डिजिट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे।
देखो होता क्या है, हमारी एक हैबिट पड़ी हुई है कि जब हम सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9 का मुझे 8 से गुणा करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ साहब 9 अट्ठे 72। इंग्लिश मीडियम वाले करते हैं 9 8 जा 72। क्लियर, यही काम करते हैं। ये जो 9 अट्ठे 72 और 9 8 जा 72 की जो डीलिंग है आपकी सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन की, ये बहुत गलत है। इस प्रैक्टिस को हमें छोड़ना होगा। ये भी बेसिक इंस्टिंक्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, सिंगल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की बेसिक इंस्टिंक्ट। अगेन आपको इतना रेवोल्यूशनरी बना देगी कैलकुलेशन की दुनिया में, ये आईएमआई कैलकुलेट करना इत्यादि और बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणा करना बहुत तेजी से आप कर सकते हैं। और जो मेरी पिछले 4 पार्ट हो चुके हैं आईएमआई कैलकुलेशन में, अगर किसी को दिक्कत आ रही है ना, यहाँ अटकते हैं आप लोग क्योंकि आपके बेसिक इंस्टिंक्ट अच्छे नहीं है। आप लगते हो कि इधर से गुणा किया फिर एक हासिल लेंगे फिर जोड़ेंगे, कई लोग तो उसी में उलझे रहते हैं। तो आज की इस जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिस बता रहा हूँ, एक्चुअली टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस के बाद आपके बेसिक इंस्टिंक्ट इतने मजबूत हो जाएंगे अगर आप करेंगे इस प्रैक्टिस को। वैसे तो मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट जो प्रैक्टिस कर लेगा वो इसका जो लाभ है वो निश्चित रूप से अपने भीतर महसूस करेगा डे बाई डे। ऐसा नहीं कि आज प्रैक्टिस करना शुरू करेगा तो 1 महीने बाद उसको पता चलेगा कि हाँ थोड़ा सा बेनिफिट हो गया। आप आज खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए, आज ही आपको पता चलेगा कि आपको कितना फायदा हुआ है। कल फिर कीजिए, परसों फिर कीजिए, तो अब डे बाई डे अपने आप में चेंज महसूस करने लगेंगे। तो क्या है सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस? एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन आता है, 8 6, जैसे मान लो 8 और 6 का गुणा करना है या 6 8 का करना है, तो 6 अट्ठे 48 बोलते हैं या 6 8 जा 48 बोलते हैं। मैं कह रहा हूं ये बोलना ही नहीं है। मैथ्स में कुल जमा पूंजी 10 डिजिट ही होते हैं, ओनली 10 डिजिट्स हैं पूरी गणित के अंदर, 0 से 9 तक। जब सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो इन्हीं 10 डिजिट में कोई ना कोई डिजिट इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा कोई 11वां डिजिट मैथ्स में नहीं है। पॉइंट क्लियर? तो इन सिंगल डिजिट की प्रैक्टिस जितनी आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतना आपके लिए फायदे में है। कैसे फायदे में? आज के बाद कभी भी 6 अट्ठे 48 नहीं बोलना, 6 8 जा 48 नहीं बोलना। आपको प्रैक्टिस करनी है कि 48 है, डेट्स ऑल। आप जैसे मैं देखूंगा 28 15, बस इतना ही टाइम लगना चाहिए। ये 28 है और ये 15 है। क्या बात समझ आ रही है? जैसे 28 72 42 20 12 42 18, डेट्स ऑल। आप वीडियो को स्लो कीजिएगा और देखिएगा कि क्या मेरी कैलकुलेशन सही है, क्या मैं सही गुणा भाग कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा तो नहीं कर रहा, जब आप स्लो करके देखेंगे तो आप पाएंगे मैंने इसको 72 ही बोला है, 42 बोला है, 20 बोला है, 12 बोला है। क्या सबको ये बात आ रही है समझ में? तो ये प्रैक्टिस हमें नहीं करनी। अगर मैं इतना टाइम वेस्ट करूंगा 8 9 72 6 7 42, तो मेरा तो पूरी कैलकुलेशन ही खराब हो जाएगी। तो मेरी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, मुझे 72 42 20 28 12 42 18 15 28 48 की प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखते ही मैं, ध्यान दें, ये वाले मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, या जो भी दो अंकों को मैंने देखा गुणा की नजरों से, तो वो गुणा होके मेरे सामने आ जाए, ये मेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 36, जो मैंने सर्कल में बंद किया है वो 36 है। मैं नौचोक 36 तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल 36 बोल रहा हूँ। क्लियर? 21 12 20 42, देखो जहां मैंने लाइन डाली है, मैंने लाइन तिरछी डाली है, ये 12 है, ये 21 है, ये 20 है, ये 42। इज इट क्लियर? जैसे 56 और 24, पॉइंट क्लियर? ये 56 है, ये 24 है। तो आपको क्या करना है, ये बेसिक इंस्टिंक्ट डेवलप करने हैं कि मैं कैसे जो दो अंक है उनको देखते ही इसको 72 बोलूं। अब मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि आपको बात समझ में आए। पॉइंट क्लियर? तो इनको एक बार हटाए थोड़ा। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप इन दो अंकों को देखें, 728 की आदत छोड़ दें, आपसे विनती है छोड़ दें, आज के बाद आपको नहीं करना है। आप इसको क्या बोलेंगे, 28 है, ये 15 है, ये 35 है, ये 12 है, दैट्स ऑल। 72 है, 42 है, 48 है, 63 है। क्या सबको ये बात आ रही है समझ में? और बहुत स्मूथ हो जाएंगे, आप प्रैक्टिस करें तो सही। प्रॉब्लम यह है कि हम प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, हमें सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, टेक्निक्स चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि कोई बस ये बता दे कोई मैजिक सा तरीका, और ये बस ये काम ऐसे ही हो जाए। मेहनत नहीं करना चाह रहे। और जिसने मेहनत कर ली, ध्यान दें, ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं ये 100 में से एक ही मिलेंगे। जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और भी कई सारे बेसिक इंस्टिंक्ट मैं आपको समझा सकता हूँ या समझाऊंगा।
तो उन बेसिक इंस्टिंक्ट पर जो मेहनत है वो 100 में से एक ही व्यक्ति करेगा, और वो एक निश्चित रूप से अपनी मंजिल प्राप्त करेगा, ये तय है। क्योंकि वो एक अपने आप को इतना अलग कर लेगा उन बाकी 99 लोगों से कि वो उसे कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे कैलकुलेशन में। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। क्या ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है? बात क्लियर है? इसका फायदा क्या होगा कि जब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं आईएमआई को, तो उस आईएमआई में बड़ी हेल्प मिलेगी। जैसे 8437, मुझे ऊपर एक्स वाई जेड एनी नंबर है, मुझे 9 से इसका आईएमआई कैलकुलेट करना है। तो अब आज के बाद जब आप आईएमआई कैलकुलेशन करेंगे तो कभी 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36 नहीं करेंगे। मैं करूंगा केवल क्योंकि मुझे टीचिंग करनी है, मुझे आपको अपनी बात समझानी है। अगर मैं फटाफट ये सब कर गया 72, 36, 75, तो आपको बात ही समझ नहीं आएगी। हालांकि मैं ऐसे ही करने को बोलता हूँ और मेरे विद्यार्थी भी ऐसे ही करते हैं और मैं भी ऐसे ही करता हूँ जब मुझे इंडिविजुअल इसे सोल्व करना है। लेकिन जब टीचिंग करनी है तो वो एक डिफरेंट पार्ट है। मुझे आपको ये समझाना होता है कि आपको करना क्या है। तो मैं इंडिविजुअल करूंगा तो क्या करूंगा, 72, 3, 75 मेरा ईएमआई आ गया, मैं इतना ही काम करूंगा। अब मैं अगर ऐसे करने लगा पढ़ाते वक्त तो आप कहोगे जी 72, 3, 75 कहाँ से आ गया, ये क्या कर दिया आपने? तो आप कहोगे जी 72 कहाँ, तो 4 लिखा हुआ है। इसीलिए इतने दिनों तक मैंने आपको धीरे धीरे समझाया, अ, पूरे एक स्लो प्रोसेस से आपको एक एक्सप्लेन किया कि आईएमआई होता क्या है। और अब समय आ गया कि सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन को हम स्ट्रॉन्ग करें और आईएमआई को तुरंत कैलकुलेट करना सीखें, क्योंकि आईएमआई अगर हमारा फास्ट हो गया तो डिवीजन हमारे बड़े फास्ट होंगे। ये अगला जो पार्ट 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी पार्ट है, उसकी एक्सरसाइज अभी से मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आप यदि कर लेंगे तो डिविजन्स को विदाउट साइन ऑफ डिवीजन सोल्व करने लगेंगे। ये भी पता नहीं हो कि परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है। आप में से कई लोग इस डाउट में है कि जी 3 डिजिट का आंसर आ जाए तो बीच वाला डिजिट कैसे निकाले। मैं कह रहा हूँ 3 डिजिट छोड़ो, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट निकाल लोगे आप। 3 डिजिट तो बहुत छोटी चीज है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। क्या बात आ रही है समझ में? तो मैंने आईएमआई कैसे कैलकुलेट किया, मैं जानता हूं कि ये 72 है और ये 36 है। ठीक है, अब समझ आया? 36, 36 का 6 छोड़ा, 3 मैंने ले लिया, तो वो 3 ये लिया, ये नहीं कि ये 4 ले लें उठा के जल्दबाजी में। तो 72, 3, 75, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं मुझे 9 8 क्यों करना है, मुझे मुझे मालूम है 9 और 8 का गुणा 72 होता है, ये मेरी प्रैक्टिस है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स में 10 ही तो अंक है। उन 10 अंकों की अगर आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो काम बन जाएगा। अपने मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप, फेसबुक पर अनावश्यक चीजें देख करके आप कितना टाइम बर्बाद करते हैं। मैं कह रहा हूं कि मोबाइल फोन पर कैलकुलेटर ओपन कीजिए। कैलकुलेटर पे पूरे 9 के 9 अंक, पूरे 10 के 10 अंक बेसिकली लिखे हुए होते हैं, 1 2 3, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। अब जीरो की तो प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीरो तो जिसके साथ भी गुणा में जाएगा वो रिजल्ट जीरो ही देगा। अब ये जो कैलकुलेटर वाली ये स्क्रीन ओपन करके भी आप बस बैठे बैठे प्रैक्टिस करते रहिए। कैसे? ये 45, 48, 56, 20, 8, 6, 12, 10, 32, 45, कुछ भी 48, एनीथिंग प्रैक्टिस करते रहिए। इन डिजिट्स को जैसे ही देखेंगे, आपको क्या जरूरत है 8 6 48 बोलने की? तो ये भी मजबूत कैसे हो, इसके लिए एक मल्टीप्लीकेशन प्रैक्टिस है। उस मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस से ये भी इतने साउंड हो जाएंगे कि आपका दिमाग कभी, आपका मन, एक्चुअली आपका दिमाग ये चाहेगा ही नहीं कि मैं 8 6 48 बोलूं। आप 8 और 6 को देखेंगे तो 48 प्रकट हो जाएगा अपने आप, ये माइंड में आ जाएगा। ये प्रैक्टिस इतनी साउंड हो जाएगी, वो प्रैक्टिस अलग है एक्चुअली, वो फिर कभी देखेंगे। तो फिलहाल आप सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करेंगे। क्या समझ आ रहा है सभी को? अब इसके बाद आईएमआई और कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ऊपर कोई भी नंबर ले लिया, नीचे मान लीजिए मैंने ले लिया 6। तो मैं क्या करूंगा, 54 4 58, डेढ़ सौ, मेरा आईएमआई आ गया। बस इतना ही काम किया है मैंने। मैंने क्या किया है, ये मैं जानता हूँ 54 है, ये मैं जानता हूँ 42 है। तो 42 का 2 मेरे काम का नहीं है, ये भी अब जानने लगे हैं। तो ये 54 और 4 58 आईएमआई आ गया। तो आईएमआई में जितने आप फास्ट होंगे, जितने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप रिजल्ट्स लेंगे डिवीजन में बड़े इंटरेस्टिंग। सिर्फ डिवीजन ही नहीं, मल्टीप्लीकेशन इत्यादि कई चीजों में सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन बेहद काम आने वाला है। कैलकुलेशन की प्रति आपकी जो सोच है, कैलकुलेशन की आपकी जो दुनिया है, उसको बदल देगा पूरी तरह से। तो प्रैक्टिस कीजिए, हर चीज के लिए शॉर्ट ट्रिक या टेक्निक का इंतजार मत कीजिए, कुछ अभ्यास स्वयं भी कीजिए। क्या बात क्लियर है? देखिए, इस प्रैक्टिस का महत्व मैं समझाता हूं आपको। आप जानते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है,
इसमें सबका सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ लोगों का ही होता है। एक एग्जांपल लें अगर हम, तो रेस जब होती है, 100 मीटर की रेस जब होती है, तो किसी एक को ही गोल्ड मेडल मिलता है। हुसैन बोल्ट रेस में दौड़ रहा है और वो 100 मीटर की रेस को 9.56 सेकंड का, में भी मुझे इतना ही ध्यान है कि विश्व रिकॉर्ड है। यानी हुसैन बोल्ट 100 मीटर की रेस को 9.56 सेकंड में तय कर लेता है और वो चैंपियन बन जाता है, वो जीत जाता है। सभी लोग तो 9.56 सेकंड में नहीं कर पा रहे हैं। आप दौड़िए हुसैन बोल्ट के साथ में, आप देखते रह जाएंगे कि बिजली की गति से वो दौड़ करके रेस को पार कर गया। तो वो ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? जीतेगा तो हुसैन बोल्ट ही ना, ये तो तय है। जब आप लोग रेस में दौड़ेंगे, हमारी, हो सकता है, मैं माफी चाहता हूँ, हो सकता है आप में से कोई हुसैन बोल्ट से तेज दौड़ सकता हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जनरली तो नहीं होगा। क्या पॉइंट क्लियर है? तो जब दौड़ेंगे तो जीतेगा तो हुसैन बोल्ट। तो जब इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में आप दौड़ रहे हैं, तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप ही इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया के हुसैन बोल्ट है, या कोई और हुसैन बोल्ट यहाँ नहीं है जो आपसे भी तेज कैलकुलेशन कर सकता है, जो आपसे भी ज्यादा चीजें? तो यू हैव टू बी हुसैन बोल्ट ऑफ योर फील्ड। तो हुसैन बोल्ट जब 100 मीटर की रेस को 9.56 में कवर कर लेता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने 100 मीटर की रेस इससे पहले 2-3 बार और दौड़ के देखी है और उसने देखा हाँ 9.56 सेकंड में हो रही है, तो अब मैं दौड़ना शुरू करता हूं। इस 9.56 सेकंड में हुसैन बोल्ट अगर दौड़ पूरी करता है, तो उसके पीछे उसकी वर्षों की, रोजाना घंटों का एक अभ्यास है, उसकी प्रैक्टिस है। तो हम शॉर्ट ट्रिक या टेक्निक से जब चमत्कार करते हैं, या वो हुसैन बोल्ट 100 मीटर की रेस को जब दौड़ता है, वो एक चमत्कार सा लगता है। तो एक्चुअली बेसिकली चमत्कार वो परिणाम नहीं है। 100 मीटर की रेस 9.56 सेकंड में दौड़ना, वो चमत्कार नहीं है। चमत्कार उसकी मेहनत है जो वो करता है। तो आप भी ये मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत ही चमत्कार है। और इस मेहनत का परिणाम एक और चमत्कार है, जो कि चमत्कार तभी संभव है जब आप मेहनत रूपी चमत्कार को करें। क्या पॉइंट क्लियर है? तो खूब जम के मेहनत करें, और जितनी मेहनत करेंगे उतने ही ये परिणाम आपके सामने होंगे। तो आई थिंक आज की क्लास के 2 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। अब तीसरा पॉइंट मैं लेने जा रहा हूं आज की क्लास का, कि आईएमआई अगर इक्वल आ जाए तो उस केस में हम क्या करें। ये पॉइंट मैंने आपको समझाया था। ये 2 प्रैक्टिस आप करके रखिएगा, ताकि पार्ट 6 जो है उसमें जब मैं डिविजन आपको समझाऊं, तो आप लोग उसको ठीक से समझ पाए। अब मैं इक्वल आईएमआई का एक केस ले रहा हूं। इवन नंबर्स में अगर कभी आईएमआई इक्वल आ जाए, तो उस केस में हमें करना क्या चाहिए। देखो, खूब पार्ट 4 तक हमने आईएमआई की प्रैक्टिस कर ली, सारी चीजें प्रैक्टिस कर ली, तो यहाँ मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि इवन नंबर आ जाए तो आईएमआई इक्वल आने के केस में हमें क्या करना है। तो जब हम आईएमआई ढूंढने गए, तो हमने देखा कि 9 से जब मैं गुणा करने गया, 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45 का 4। अब आईएमआई कैसे ढूंढना है हमें? 72 और 4 76। अब आप कंफ्यूज मत होना कि 4 कैसे ले लिया मैंने। अब मैंने लेना है 72 और 45 का 4। चूंकि मुझे दिख रहा है कि ये 72 और ये 45 है, तो मैं बोलूं क्यों? बट चूंकि मैं एक टीचर भी हूं, तो टीचिंग करते वक्त तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो 72 45 का 4, तो मैं इन शॉर्ट क्या करता हूँ, 72 4 76 बराबर आ गया। मेरा काम तो सेकंड के कुछ हिस्से में ही हो जाता है। आपका भी होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इट मीन्स जब ये बराबर आ गया है, तो मेरा जो आंसर है वो 90 के बेहद करीब है। आईएमआई इक्वल आने का यही मतलब होता है। क्लियर पॉइंट? अब हम ये पता लगाएंगे कि हमारे आंसर का यूनिट डिजिट क्या है। तो 4 का मैं किससे गुणा करूं कि 6 आ जाए? तो आप कहेंगे जी 4 का 4 से गुणा करें। हमारे दिमाग में क्लिक हुआ 4 चौक 16, तो इकाई का अंक जो है वो 4 आना चाहिए। ठीक है। लेकिन सम संख्या के केस में इकाई के अंक 2 जनरेट होते हैं। पिछली क्लास में समझाया कि ये 2 हमेशा 5 के गैप में ही होते हैं। तो दूसरा इकाई का अंक अगर मिस भी हो गया, तो ये 5 के गैप वाला सिद्धांत आपको समझा देगा। तो 4 और 5 9। यानी ये बात तय है कि मेरा इकाई का अंक या तो 4 आएगा या 9 आएगा। देख लें, 4 चौक 16 का 6, 4 नम 36 का 6।
ये दो चीज क्लियर हो गई। अब मेरा जो आंसर आएगा वो 90 के बेहद करीब होगा। IMI इक्वल आने पर हम यही थ्योरी यूज करते हैं। तो 90 के जब बेहद करीब होगा तो 90 के बाद वाला भी हो सकता है, पहले वाला भी हो सकता है। जब इक्वल आए तो दोनों सिद्धांत काम करते हैं। 90 के बाद में 4 और 9 किस में आएगा? 94 और 99 में आएगा। पहले किस में आएगा? 84 और 89 में आएगा। इन यूनिट डिजिट्स की बनावट कुछ ऐसी होती है, इनकी अवेलेबिलिटी कुछ ऐसी होती है, ये 5 के गैप में होते हैं कि देखो यहाँ 4 ऑप्शन बन गए, 84, 89, 94, 99। बट हर हाल में जो 90 के करीब है वो इन चारों में से एक ही रहेगा। दो नहीं हो सकते कि दो एक साथ करीब आ जाएं, तीन एक साथ करीब आ जाएं, केवल एक करीब आएगा। आप देखें जरा 90 के सबसे करीब कौन है? 89। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 89। तो ये टेक्निक्स हम कब लगाते हैं IMI वाली? जब हमें ये मालूम हो कि ये परफेक्ट डिवीजन का केस है। कंपटीशन एग्जाम में परफेक्ट डिवीजन का केस बहुत आसानी से पता लग जाता है अपने ऑप्शंस देख करके। जब नहीं मालूम हो तो उस केस में क्या करना है, उसके भी तरीके हैं अपने पास में, वो पार्ट 6 में आपको मैं समझाता हूँ। क्या यहां तक की बात आपको समझ आ रही है? तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं वैसे ही आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल की बजाय कि IMI अगर ये हमेशा IMI जो है कोई एक ही अंक करीब क्यों आएगा। मान लीजिए किसी एग्जाम्पल में 90 की बजाय होता 70 और यूनिट डिजिट आता 1 या 6। क्लियर? तो 1 या 6 आता तो आंसर होता 71 या 76 और कम में होता 61 या 66। अब आप खुद देखो 70 के करीब केवल एक ही नंबर मिलेगा, बाकी उससे ज्यादा डिस्टेंस पर मिलेंगे। ये 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है, ये 9 यूनिट के डिस्टेंस पर है, ये 4 है और 6। क्या सबको ये बात आ रही है समझ में? तो ये हुआ IMI इक्वल आने का केस। इज इट क्लियर? अब मैं केस ले लेता हूं आपका, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस और है ये, किसी ने सवाल भी मुझसे पूछा था, तो ये भी मैं एक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि IMI इक्वल आने का एक बहुत इंटरेस्टिंग केस, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। तो इसको आप लोग देखें, 418920 डिवाइड बाय 6982, इसका हमें आंसर कैलकुलेट करना है। इसके पैरेलल में एक एग्जांपल और ले रहा हूं, ये भी आप में से किसी ने पूछा था। देखो एक बात समझ लो कि जब सम संख्या नीचे पड़ी हो तो जो जीरो आता है वो बेसिकली दो ही कारणों से आ सकता है। पिछले पार्ट में मैंने जीरो वाला कैसे स्टडी नहीं किया था, इसलिए वहां एक ही कारण आपको समझाया था। अब दोनों रीजन में आपको समझाता हूं, क्योंकि IMI इक्वल आने का केस पिछले पार्ट में मैंने नहीं लिया। तो इसमें क्या होता है कि ये जीरो आ क्यों सकता है, 6 का किससे गुणा करूं कि जीरो है? तो आप कहेंगे जी दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो 6 का मैं जीरो से ही गुणा कर दूं तो जीरो आ जाए, या फिर 6 का मैं 5 से गुणा कर दूं, 6 पंजे 30 तो जीरो क्रिएट हो गया। ऐसे यहाँ दो है, दो का जीरो से गुणा कर दें तो जीरो आएगा, दो पंजे 10 आएगा, 5 से गुणा करने पर आएगा। इसके अलावा मैथ्स में कोई भी अंक ऐसा नहीं बन सकता है जो किसी सम संख्या से गुणा करें और इकाई का अंक जीरो क्रिएट हो जाए। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना। मैं पहले इक्वल IMI का केस आपको समझा रहा हूँ क्योंकि जस्ट अपन समझ करके हटे हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान दें। मैं 6 का कौन से मतलब कौन से अंक से गुणा करूं, एक IMI डिजिट मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो IMI डिजिट में क्या लूं कि 40 या उससे कम है। तो आप दिमाग लगाएंगे तो आप पाएंगे वो 6 है। ये जो 6 है ये IMI डिजिट है, मतलब IMI पता लगाने के लिए जो डिजिट हम यूज करते हैं वो मैंने IMI डिजिट का नाम दे दिया इसको। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 6 का 6 से गुणा किया 36, 54 का 5 41, IMI आ गया बराबर। क्लियर? तो जब IMI बराबर आ जाए तो पहले तो हमें करना होता है इसको राउंड फिगर। पॉइंट क्लियर है? अब हम पता लगाएंगे इकाई का अंक। दो का किससे गुणा करूं कि जीरो आ जाए? हम कहेंगे जी या तो जीरो या 5। तो अब हमें देखना है कि 60 के करीब वो कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 या 5 हो। तो आप कहेंगे जी 5 वाली तो हमें मालूम है, ऊपर 65 और नीचे 55। इस जीरो वाली संख्या का क्या करें? तो 60 के करीब जीरो इकाई का अंक आता किस में है? स्वयं 60 में ही आता है। क्या 60 से करीब कोई संख्या हो सकती है? तो जब कभी भी IMI इक्वल का केस आ जाए तो ये बात ध्यान रखनी है कि जीरो की वजह से भी आ सकता है, 5 की वजह से भी आ सकता है,
तो इन तीनों में से सबसे करीब कौन है? सबसे करीब हम देख पा रहे हैं कि ये खुद स्वयं है जीरो की वजह से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर है? तो ये जीरो का केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। और अब आप दूसरा केस भी समझिए। इसमें हम IMI डिजिट क्या लें? अब आसानी से दिख रहा है कि मुझे 5 लेना होगा, क्योंकि 6 लूंगा तो अगर मैं 6 लेता तो 30 और 33 ऊपर निकल जाता। अब मैं फटाफट कर सकता हूँ ना, 6 लिया तो 30, 30, 3 इधर आया 33, तो मैंने फटाफट ले लिया। 5 लिया मैंने, तो मैं जानता हूँ 25 तो 27, ये IMI आ गया मेरा। तो मैंने फटाफट कैलकुलेट कर लिया वो सिंगल डिजिट प्रैक्टिस की वजह से। पॉइंट क्लियर है? तो मैंने क्या किया, 25 और 25 का 2 27, देखा कि IMI कम आ रहा है। अब जब IMI क्लियरली कम आ रहा है तो हम क्या देखेंगे? क्लियरली कम आ रहा है तो हमें सिर्फ इकाई के अंक पे जाना है। इकाई का अंक क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 का किससे गुणा करूं कि जीरो आ जाए? हम देखेंगे जी 6 का 0 से गुणा कर दें या फिर 6 का 5 से कर दें। पॉइंट क्लियर है? तो 6 का अगर मैं 0 से गुणा करता हूं तो आंसर 50 आएगा, 6 का 5 से करता हूं तो आंसर आएगा 6 पंजे 30, तो आंसर आ जाएगा मेरा 55। क्या पॉइंट क्लियर है? अब यहां आपको क्या समझना है कि जब कभी भी IMI इक्वल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है सम संख्याओं का। जब कभी भी IMI इक्वल आता है तो वो आता है जीरो की वजह से। अगर इकाई का अंक जीरो है तो IMI इक्वल वाला केस आएगा। और अगर IMI क्लियरली कम आता है, जैसे मैंने 5 से गुणा किया, 25 और 2 27, IMI क्लियरली कम आ रहा है, दूर आ रहा है, तो फिर राउंड फिगर वाला आंसर कैसे हो सकता है? बात आ रही है समझ में? इसका मतलब इस केस में मेरा आंसर रहेगा 55। तो IMI जब क्लियरली कम आ रहा है तो आंसर यूनिट डिजिट 5 रहेगा, और IMI जब बराबर आ जाए तो आंसर का यूनिट डिजिट 0 रहेगा। ये थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। तो ये सम संख्याओं में IMI बराबर आने का केस है। अच्छा, यहाँ एक बात और समझनी है कि इस IMI में भी महारत हासिल करने के लिए, IMI मेथड से सवाल सोल्व करने के लिए आपको खूब प्रैक्टिस की जरूरत है। खूब सारे एग्जाम्पल्स लिया करो, उन पर प्रैक्टिस किया करो, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप में IMI की समझ बढ़ती चली जाएगी, और आप खुद समझने लगेंगे कि इस प्रकार की सिचुएशन में मेरा आंसर कौन सा होना चाहिए। क्या सबको पॉइंट क्लियर है? ठीक। चलिए, अब आज की क्लास का एक लास्ट पार्ट में ले रहा हूं, और लास्ट पार्ट ये है कि यदि जो सवाल हम सोल्व कर रहे हैं उसका इकाई का अंक 5 आ जाए तो हम क्या करें? जैसे ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने, और एग्जांपल दे रहा हूं। चलिए, इसको ध्यान से समझो। देखो, जब कभी भी हर में इकाई का अंक 5 आए तो पहली बात तो ऐसे एग्जाम्पल रियल लाइफ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखते हैं वो थोड़े से आसान कैटेगरी के होते हैं। जैसे 5 नीचे मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा? संख्याएं जनरली क्या मिलेगी? 5 के इकाई के अंक वाली इतनी बड़ी कम मिलती है, मतलब मिलती है, मैंने देखा है ऐसी संख्याएं मिलते हुए, बट इससे बड़ी संख्याएं थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाती है। वो एग्जाम्पल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आते, आपके कैलकुलेटर की दुनिया में जरूर होते हैं, आप कुछ भी गुणा भाग करते रहें, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इकाई का अंक 5 मिलना अ, इससे बड़ी संख्याओं में कम होता चला जाता है, बल्कि ना के बराबर होता है। तो या तो 4 डिजिट की संख्या मिलेगी या 3 डिजिट। ये 3 डिजिट बड़ी प्रैक्टिकल है, खूब मिलती है। ये 4 डिजिट वाली भी मिलती रहती है, 2 डिजिट की भी खूब मिलती है। तो 5 से कटने वाली संख्या अगर कोई छोटी मोटी नीचे पड़ी है तो वो तो एक बेसिक इंस्टिंक्ट का एग्जाम्पल हो गया, बहुत आसान सा एग्जाम्पल हो गया। उसको जैसे आप 5 से काटेंगे, अगले स्टेप में वो संख्या नीचे वाली इतनी छोटी हो जाएगी कि आपको खुद ही सूझ जाएगा कि अब ये किस पे कटेगा। तो वो तो कोई लेवल का एग्जाम्पल ही नहीं हुआ। तो वो हमें सोल्व करना है बेसिक इंस्टिंक्ट से। क्या इतना समझ आ रहा है? अब इसमें हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए
कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। किसी संख्या में 5 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, ये हमें पता कैसे चले। तो किसी संख्या में 5 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, ये पता चलता है उसके इकाई। अगर इकाई का अंक 0 या 5 है तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग डेफिनेटली जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर। इसी प्रकार किसी संख्या में 25 का भाग जाता है कि नहीं जाता, 5 की पावर 2, वही जैसे सम संख्या में स्टडी किया था ना, 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ऐसे यहाँ स्टडी कर रहे हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। ये जैसे 5 की पावर 1 यानी 5, 5 की पावर 2 यानी 25। तो 25 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, कैसे पता चलता है। यदि अंतिम दो अंक, लास्ट के जो दो डिजिट है वो डबल जीरो हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो संख्या 5 की बजाय 25 से डिविजिबल है। क्या बात क्लियर होगी। फिर 125 इत्यादि की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम्पल या तो आसान मिलेगा या इम्प्रैक्टिकल मिलेगा, आपके कैलकुलेटर्स में होगा, एग्जाम में नहीं। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई। ठीक। तो आसान एग्जाम्पल अगर मिलेगा तो उसको वैसे ही सोल्व कर लेंगे। हम देख रहे हैं कि टफ कंडीशंस को हम कैसे सोल्व करें। तो ये दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि 5 का भाग जा रहा है या 25 का भाग जा रहा है। अगर अंतिम दो अंक 00, 25, 50, 75 है तो 25 का भाग जा रहा है, अन्यथा 0 या 5 है तो फिर 5 का भाग जा रहा है। क्या ये बात आ गई समझ में। अब हम सवाल कैसे करेंगे वो ध्यान दें। आप मुझे बताएं कि 2655 में अधिकतम 5 की कितनी पावर का भाग जा रहा है, या 5 की पावर 1 या 5 की पावर 2 या उससे ज्यादा। तो हम देखेंगे कि अगर 25 का भाग जाता तो यहां पर 00, 25, 50 या 75 मिलता, जो कि अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब इसमें भाग किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है मैक्सिमम। तो जैसे ही हम इसे 5 से काटेंगे, हर हाल में नीचे वाली संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 7 या 9 जनरेट हो जाएगा। ये डेम श्योर है। क्या पॉइंट क्लियर है। तो आप 5 से काटते हैं, 5, 3, 1। ये मैंने बेसिक इंस्टिंक्ट काटा है, जो भी थोड़ी देर पहले आपको समझाए थे ना। वो बेसिक इंस्टिंक्ट जितने डेवलप होंगे आपको डिवीजन का साइन नहीं बनाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट सोल्व कर। इसको अगर हम काटें, 3, 8, 7, 4, 1। ये शायद थोड़ा सा गलत है। 3, 8, 7, 6, 3। क्या पॉइंट क्लियर है। तो हमने इसको 5 से काट दिया। अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे ही यहाँ 1 जनरेट हुआ, अब हम इसमें लगा देंगे IMI मेथड। क्या पॉइंट क्लियर है। तो यहां से हम IMI मेथड अगर अप्लाई करें तो हम देख रहे हैं कि IMI जो है, लेफ्ट डिजिट जो है वो 7 आ रहा है, इजीली दिख रहा है यहाँ पे, और इधर वाला डिजिट आ जाएगा 3। दैट्स ऑल। और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या सबको बात आ रही है समझ में। तो जैसे ही हम इसे 5 से काटेंगे हम समझ जाएंगे कि अब IMI की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है और हम अपने सवाल को सोल्व करते हैं। इसके बाद सवाल को देखें। इसको अब ये बताएं मुझे कि ये जो सिचुएशन है ये 25 से कटेगी या 5 से कटेगी। 1075 हमें दिख रहा है कि 25 से कटने का क्या आइडेंटिफिकेशन बताया मैंने, कि लास्ट के दो अंक 00, 25, 50 या 75 होना चाहिए। तो 75 चूंकि आ गया तो इसका मतलब ये 25 से कटेगी। अब आप बेसिक इंस्टिंक्ट पर जितना तेजी से काम करेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे, 25 से ये संख्या जो है उतनी तेजी से कटेगी। अगर मैं देख रहा हूँ तो ये कटती है 4 और 3, 75। क्लियर। ऊपर वाली संख्या अगर 25 से काटूं तो 3, 1, 3 और 9। क्या बात क्लियर है। और जैसे ही ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि नीचे वाली संख्या का इकाई का अंक 1379 आया, तो हम IMI अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे इसमें, 8 पे जाएगा नहीं, 7 आएगा और आ जाएगा 3। अगेन 73 पे कट रहा है, 7 चौक 28 और 2 30। और क्या सबको ये पॉइंट समझ आ रहा है, बात समझ आ रही है। इसमें देखिए, क्या ये 25, 50, 75 से कटेगा या 5 से कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि नहीं, 25, 50 इसमें इकाई के अंक नहीं है, तो 25 से तो नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। पॉइंट क्लियर। तो 5 से कटेगा तो इसको क्या करेंगे, 1, 2, 7
8, 1, 2, 8। क्या पॉइंट क्लियर यहाँ तक? अब हम IMI मेथड अप्लाई कर देंगे क्योंकि 7 जनरेट हो गया, हर हाल में 7, 1, 3, 7 में जनरेट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 7 से तो ऊपर निकल रहा है 6 आ जाएगा, और 7 चौक 28, ये कट गया 64। तो ये फायदा है कि हम 5, 25 पता लगा लें किससे कट रहा है, और उससे डायरेक्ट काटेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में सवाल कन्वर्ट हो जाएगा IMI कैटेगरी में 1379 में, और हम सवाल सोल्व करते हैं। इसको 25 से काटें, 8, 1, 5, 5, 5, 2, 0, 8। तो इस पर IMI अप्लाई कर दें, 7 तो आएगा नहीं, 6 आएगा, और ये आ जाएगा 8, और ये 68 पे कट गया। क्या सबको ये बात समझ आ रही है? तो आई थिंक आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको बात समझ में आई होगी कि हमें किस किस केस में क्या करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स आज आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहले 30 तक के टेबल्स को आपको प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं वो भी मैंने आपको समझाया कि उसके इंस्टिंक्ट कैसे डेवलप करें और वो कैसे फ़ायदा करेंगे। ये तो आज भी देख रहे हैं और आने वाली क्लासेस में आप देखेंगे कि कैलकुलेशन में आप कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। फिर सम संख्याओं में IMI इक्वल आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, 5 के केस में हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने देखने की कोशिश की। इज इट क्लियर? चलिए, अब अगला जो पार्ट है वो आपके लिए एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसकी इम्पोर्टेंस मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। वो जितना आप मेहनत करेंगे आप अनुभव करेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ हमने सीख ली है। इज इट क्लियर? चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। अभी क्लास होती है।